हुआ है। बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने गई थी यहाँ पर पुलिस की टीम और उसी वक्त पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दबिश देने गई थी पुलिस की टीम चित्रकूट में, जहां पर पुलिस टीम पर हमले की खबर आ रही है। बालू माफियाओं ने और उनके साथियों ने हमला किया है। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं इस हमले में। ये भी अपडेट इस मामले में माफिया की शिनाख्त में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। पहाड़ी थाना इलाके के मंदाकिनी घाट का ये मामला है, जहां पर अवैध खनन चल रहा था और इसी अवैध खनन की खबर के बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, लेकिन तभी यहां पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है बालू माफियाओं की ओर से और इस हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर चित्रकूट से इस वक्त आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा कई जगहों पर पुलिस टीम पर हमले की खबर और अब चित्रकूट से यह खबर। चित्रकूट से हमारे सहयोगी अखिलेश सोनकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश, कब की है ये घटना? कब पुलिस टीम गई थी खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने और फिर पुलिस टीम पर हमला हुआ? जी, मैं इनको बता दूं कि ये मामला लगभग देर रात का है, जब पहाड़ी पुलिस को सूचना मिली थी कि यह मंदाकिनी पुल के पास जो दूसरी नदी बागी नदी है, वहां पर पिलखनी गांव पड़ता है। वहां पे जो ग्रामीण हैं और कुछ जो बालू माफिया हैं रात में अवैध खनन कराते हैं और अवैध खनन में बैलगाड़ियों से बालू का ढुलान किया जाता है, जिसकी सूचना पहाड़ी पुलिस को मिली, जिस पर पहाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस को आते देख जो बालू माफिया हैं, जो ग्रामीण हैं, पुलिस पर हमला बोल दिया, जिससे जो 3 पुलिसकर्मी हैं वो अब गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पुलिसकर्मी की हालत सीरियस बताई जा रही है, जिसका इलाज करवाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उन ग्रामीणों को शिनाख्त करने में जुट गई है। फिलहाल कुछ लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे जो बालू माफिया थे उनकी शिनाख्त करवाई जा रही है। जी मेनका जी, कुछ अभी तक पता चल पाया है, कोई सुराग लग पाया है कि कौन सा गुट था खनन माफियाओं का ये? जी, अभी देखिए पुलिस जो है शिनाख्त करने में जुटी है। ग्रामीणों के माध्यम से ये हमला कराया गया था। जो बालू माफिया थे वो भी वहां मौके पे मौजूद थे, लेकिन वो फरार हो गया है। तो पुलिस ने ऐसे में जो ग्रामीण हैं उन कई लोगों को गिरफ्तार किया जो इस हमले में शामिल थे। उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही जो आरोपी हैं वो भी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। ऐसा चित्रकूट में कई जगहों पर अवैध खनन किया जाता है रात के अंधेरे में, जिस पर खनिज विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसपे जब पुलिस को सूचना मिली थी उस पर पुलिस कार्रवाई करने। एक सवाल और ठीक है, खनन माफिया यहाँ पर बहुत सक्रिय हैं, बार बार एक्शन के बाद भी वो सक्रिय हो जाते हैं। कई सवाल उठते हैं कि आखिर उन्हें किसकी ओर से ताकत मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल, कल जब रात में पुलिस की टीम यहाँ पर दबिश देने के लिए पहुंची थी तो कितनी बड़ी संख्या थी पुलिस टीम में, कितने पुलिसकर्मी थे, तैयारी किस तरह की थी? देखिए, पहाड़ी थाने की ही पुलिस थी, इसमें महज 4-5 लोग ही गए थे, क्योंकि उन लोगों ने इस तरीके से नहीं सोचा था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाएगा। महज 5 ही लोग वहां पे गए थे। जो बालू माफिया होते हैं, कहीं न कहीं जो स्थानीय नेता उनके संरक्षण पे ये अवैध खनन का कारोबार चलाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी संरक्षण भी मिलता है। लेकिन पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस गई, उनके साथ इस तरीके से जानलेवा हमला किया। तो यहाँ पर भी वो जो गठजोड़ है नेताओं का, खनन माफियाओं का और प्रशासन से भी जुड़े कई लोगों का, उस गठजोड़ पर हमला जरूरी है। बार बार इस तरह की दबिश जरूर दी जाती है, लेकिन खनन भी अवैध रूप से जो हो रहा है उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया जब पुलिस की टीम यहाँ पर दबिश देने पहुंची थी। और अगली खबर, बात हम कोरोना की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना अपडेट क्या है ये हम आपको बता देते हैं। यूपी में 24 घंटे में अगर कोरोना के नए मामलों की बात की जाए तो इसकी संख्या 1500 है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कल के मुकाबले इस बार 24 घंटे में 1500 केस आए हैं, यानी कि कुछ केसेस की संख्या ज्यादा है, जबकि कल की अगर हम बात करें तो ये संख्या थोड़ी कम थी। यूपी में अब 23,000 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। रिकवरी रेट 97.1%। 24 घंटे में 3,32,000 टेस्ट हुए हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। और 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हो चुके हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, 3,32,000 टेस्ट होते हैं और उसमें से 1500 केस पॉजिटिव सामने आए हैं। रिकवरी रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पर जो संक्रमण का दर है उसमें गिरावट उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल मेनका, कोविड कंट्रोल का योगी मॉडल हिट हो रहा है। ट्रिपल ट्री फॉर्मूला, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट,
इसको अगर आप देखें ध्यान से तो प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में केसेस की संख्या घट रही है और 24 घंटे में 1500 केसेस आए। अब यूपी में जो कुल सक्रिय केस है वो 28,000 के आसपास रह गया और 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। और कल से आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने यूपी में महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू किया है। 1 करोड़ लोगों को अगले 30 दिन में वैक्सीन लगाई जानी है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। अधिकतम स्तर से 93% सक्रिय मामले कम हुए हैं। रिकवरी रेट जो है वो अब पॉइंट में बचा हुआ है, यानी 97% से अधिक जो है वो रिकवरी रेट है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेनका कि उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से कंट्रोल हो रहा है। और यही वजह है कि 64 जिले जहां 600 से कम केसेस हैं और उनको इसका छूट दी गई। बहुत बड़ा एक कारण अगर हम कहें, बहुत बड़ी वजह कहें इसके पीछे, तो वो कोरोना कर्फ्यू भी रही। और अब जबकि इसमें ढील देना शुरू कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या कोई असर देखते हैं आप? क्योंकि बहुत सी जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि ढील मिलने के साथ ही बाजारों में लोगों की भीड़, दुकानदार पहुंच रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, तो ग्राहक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल, कल मैं खुद पूरे दिन बाराबंकी में था और बाराबंकी में भी कमोबेश यही तस्वीरें सामने आई कि कुछ लोग तो अभी भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या उन्हें लगता है कि कर्फ्यू में ढील दे दी गई तो सब कुछ उनके मुताबिक हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार एपिडेमिक एक्ट के तहत ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी करे और ये कहा है कि छूट का मतलब लापरवाही नहीं है, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करना और केसेज को कम करना है। जी बिल्कुल अजीत, तो ध्यान इस बात पर रखना होगा कि जो कामयाबी हासिल हुई है कोरोना पर लगाम लगाने में, वो कामयाबी जाए ना जाए, बेकार ना हो, ढील देने के बाद लापरवाही ना हो लोगों की तरफ से। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों के बाद अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। एक तरफ आर्थिक मदद भी उन लोगों को पहुंचाई जा रही है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और दूसरी तरफ अब इस समस्या के स्थायी समाधान की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। बीते दिनों इन तस्वीरों पर खूब सियासी हंगामा हुआ। जिसे देखो वो सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर रहा था। प्रयागराज में घाट किनारे दफनाए गए इन शवों को सरकार की विफलता तक बताया गया। खैर न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उस खबर का असर भी बड़े पैमाने पर हुआ। योगी सरकार ने पहले तो घाटों के किनारे शव दफनाने पर रोक लगाई और उसके बाद फाफामऊ सहित कई घाटों पर विद्युत शवदाह गृह बनाने की योजना भी बनी, जो अब ग्राउंड जीरो पर नजर आने लगी है। जो नगर निगम सीमा के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर 6 विद्युत शवदाह बनने का आया है और हम लोगों ने उसको चयनित किया है 6 को कि कहाँ कहाँ हमें आवश्यकता अनुसार बनना चाहिए, जिसमें एक हमारा फाफामऊ है, एक छतनाग है, एक करेला बाग है, एक अरेल घाट पर है और एक महेवा घाट पर है और एक हमारा कन्हईपुर के पास है। तो यहाँ 6 जगह देख लिया गया है। टेंडर प्रक्रिया में ये चल रहा है। जल्द से जल्द इसकी टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी और ये काम भी लग जाएगा। शवदाह गृह में एक शव का अंतिम संस्कार करने में लगभग 450 रुपए का खर्च आएगा। इससे जहां शवों के अंतिम संस्कार में होने वाली लकड़ी की खपत कम होगी, वहीं हरे पेड़ों के कटान पर भी रोक लगेगी। मेयर के मुताबिक विद्युत शवदाह गृहों में ग्रीन एरिया भी विकसित किया जाएगा। पेयजल की समुचित व्यवस्था रहेगी। खैर विद्युत शवदाह गृह बनने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक शवों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता करने का प्लान बनाया। प्रयागराज में अब तक प्रशासन 22 लाख रुपए खर्च कर चुका है। मतलब जिनके पास भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है, सरकार उनकी मदद कर रही है। जितना बहुत ज़्यादा लकड़ियों का खर्च इस तरह बढ़ता है और कहीं ना कहीं हरे पेड़ हमारे कटते चले जाते हैं तो पर्यावरण को भी खराब होता है। और विद्युत शवदाह में आप किसी चीज़ को डालते हो उससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है और अमाउंट में भी बहुत फ़र्क है। जो हम लकड़ियों से जब हम दाह संस्कार करते हैं तो हमें 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च आता है और जब हम शवदाह में करते हैं तो वो हर आय वाले लोगों के लिए भी मुनासिब होता है। कोरोना की सेकेंड वेव में कोविड संक्रमण से होने वाली मौतों के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए योगी सरकार की ओर से लगातार मदद दी जा रही है और सरकार की इस मदद की वजह से ही अंतिम संस्कार पूरे सम्मान, रीति रिवाज और परंपराओं के मुताबिक संपन्न हो पा रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और कोरोना काल में अब आपको लिए चलते हैं मेरठ के एक हॉस्पिटल में जो खुद बीमार है। मेरठ के इस पीएचसी को इंतजार है डॉक्टर्स का कि डॉक्टर्स आए और इलाज करें।
तस्वीरें देखिए। यह अस्पताल मेरठ के ग्रामीणों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन ये खुद खस्ताहाल है। मेरठ से कुछ किलोमीटर दूर सैनी गांव का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर गंदगी का अंबार है। अस्पताल टूट गया है, कोई सुविधाएं नहीं है और न ही अस्पताल की इमारत को देखभाल करने वाला कोई है। तो काफी समय से हम लोगों ने इनको बोला है, लेकिन यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता और पिछले काफी समय से दीवारें टूटी हुई है। अंदर से जाके देखेंगे ना तो कभी भी ये सेंटर गिर जाएगा, यहाँ पे कोई भी घटना घट जाएगी। 5 साल से हो गए डॉक्टर लगी वहाँ का जब यहाँ नौला सलाम वाला लेकिन सेकंड नहीं आई कोई नहीं। अब पेपर यहाँ नहीं, जीरो यहाँ नहीं, कोई नहीं। डॉक्टर कोई नहीं आता यहाँ पे। तो जी कितने मरीज यहाँ इस गाँव में अब तक निकले हैं? कोरोना के 10-12। किसी भी तरह से यह अस्पताल लगता नहीं है। इस गांव में कोरोना के 12 मामले पाए गए थे, लेकिन इस अस्पताल से किसी को मदद नहीं मिली। जिलाधिकारी का कहना है कि जल्द से जल्द इसे ठीक कर लिया जाएगा। 2 गांव का सूचना मिली है, एक सैनी और एक रौली चौहान करके, और इसमें कुछ सब सेंटर्स भी है। और फिलहाल हमारे पास जो उपलब्ध स्टाफ है उसको हम लोग तेजी से तैनात करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मैं भी निर्देश दिया हूं, शासन से भी निर्देश मिला है और इसको शीघ्र हम लोग चालू कराएंगे। दूसरा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है उसको पूर्ति कराने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर्स और CSCs का हम लोग एस्टिमेट बना रहे हैं। डीएम ने यह भी बताया कि मेरठ के ऐसे 3 सेंटरों पर काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सबकी हालत सुधर जाएगी और यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए टेस्ट और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उम्मीद करेंगे ये हॉस्पिटल्स जल्द से जल्द इसके हालात सुधरे। इधर प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर 14 साल के एक बच्चे की हत्या हुई है। रॉड से मारकर इसकी हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाला एक लड़का ही आरोपी है, जो इस वारदात के बाद से ही फरार है। और ये भी खबर है कि इन 2 परिवारों में बहुत पहले से रंजिश थी, विवाद लगातार चलता रहता था और इसी विवाद में 14 साल के इस बच्चे की हत्या हुई है। फिलहाल आरोपी फरार है। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, क्या हुआ था जब विवाद इतना पुराना था, फिर बच्चे की हत्या इसमें? देखिए कि नवाबगंज का ये ददनपुर गांव है, जहां पर 2 परिवारों के बीच जो पड़ोसी थे आपस में विवाद था और एक परिवार राम आत्रे पटेल का बेटा अर्पित पटेल 14 वर्षीय पड़ोसी संतराम के घर के बाहर खेल रहा था और ऐसा बताया जा रहा है कि आज सुबह संतराम ने लोहे की राड से उसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो नवाबगंज थाना पुलिस पहुंची। बच्चे के शव को कब्जे में लिया पुलिस ने और मौके पर भी पुलिस बल को तैनात कर दिया। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो हत्या आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है और आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों में रंजिश थी और उसी के चलते इस वारदात को उसने अंजाम दिया है। लेकिन ये अपने आप में एक नृशंस घटना है कि एक 14 वर्षीय बच्चे को जिस तरह से हत्या की गई है, अपने आप में सवाल खड़े करती है कि क्या कोई देखना होगा कि पुलिस कितनी तेजी से आरोपी को पकड़ती है और इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ पहुंचाती है। धन्यवाद आपका इस वक्त सर्वेश पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जिसने मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कह सकते हैं कि तेज कर दी है और साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस बार मुस्लिमों के साथ की अपील कर रही है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने साफ साफ उलेमाओं से अपील की है कि आप सामने आए। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी मुसलमानों को एक होना होगा। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बस्ती और संत कबीर नगर के उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इस दौरान अपील की कि अगर देश के तमाम मुस्लिम एक साथ आ जाएं और कांग्रेस के साथ आए जाए एक बार फिर से, तो देश में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। देश में बीजेपी को फिर से 2 सीटों वाली पार्टी तक रखा जा सकता है। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम ने कहा कि अगर हर जिले में कांग्रेस उलेमाओं के साथ बैठक करेगी, जिसमें आए सुझावों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक पहुंचाया जाएगा, जिसे कांग्रेस यूपी चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल करेगी।
उधर भदोही से एक अजीबोगरीब मसला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक महिला के रूप में घर के अंदर दाखिल हो गया। आखिर क्यों उसने महिला का रूप धारण किया, ये भी हम आपको बताते हैं। महिलाओं की तरह पूरा मेकअप लिया था बाकायदा इस शख्स ने। लहंगा पहनकर आए इस शख्स ने नकली बाल भी लगाए थे। घर में मौजूद महिलाओं के बीच बैठे इस युवक पर जब घर वालों को शक हुआ तब उसकी जमकर पिटाई की गई, लेकिन पुलिस को खबर देने से पहले ही आरोपी चकमा देकर भाग निकला। बाइक सवार साथियों के साथ फरार हो गया। पकड़े जाने के बाद भी वो महिलाओं की आवाज निकालकर ही बात करता रहा, लोगों को कंफ्यूज करता रहा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसका घर में आने का मकसद क्या था और ये शख्स आखिर था कौन। एक मिनट, जब मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। तो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब ये मसला। यहाँ रुके ब्रेक के बाद खबर कानपुर से, जहां पर हैलेट हॉस्पिटल जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, कोरोना की वजह से मृतकों के आंकड़ा छुपाने का आरोप लगा और अब इस अस्पताल में जिन मरीजों की मौत हुई है उनके परिजन डेथ सर्टिफिकेट के चक्कर लगा रहे हैं। कोरोना काल में मरीजों की मौत के आंकड़े छुपाने के मामले लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में भी मौतों के आंकड़े छुपाने का खेल चल रहा है। यहाँ कल्याणपुर इलाके की रहने वाली वंदना ने हैलेट अस्पताल पर उनके पति की मौत का रिकॉर्ड छिपाने का आरोप लगाया है। वंदना का कहना है कि उनके पति 17 अप्रैल को हैलेट अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई और जब वो अपने पति की मौत का प्रमाण पत्र लेने गई तो अस्पताल ने बताया कि उनके भर्ती होने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने लिख के दे दिया कि हम मृत आदमी लेके आए थे, तो हम मृत आदमी नहीं लेके गए थे सर, हम तो जिंदा आदमी लेके गए थे। और जब मृत आदमी लेके गए थे तो इन्होंने बॉडी अंदर कैसे कर ली और पर्चा भी बना है और इलाज भी किया इन्होंने। और शाम को कहने लगे कि मृत हो गए आपके हस्बैंड, तो इन्होंने वो नहीं दे रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। डॉक्टर साहब से कहा तो उन्होंने लिख के दे दिया उल्टा सीधा, और कहने लगे कि जाओ यही मिलेगा और क्या हम लिख के दे देंगे तो क्या आपके हस्बैंड का जिंदा हो जाएंगे। वंदना के जैसे ही फतेहपुर निवासी हाईकोर्ट के वकील योगेंद्र भी परेशान हैं। योगेंद्र के मुताबिक उनके पिता 19 अप्रैल को हैलेट में भर्ती हुए थे और 22 अप्रैल को उनकी मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया। हार कर उन्होंने आरटीआई के तहत जवाब मांगा। जब मैंने हैलेट हॉस्पिटल के प्रशासन से कोविड रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कोविड रिपोर्ट नहीं दी। कई बार इस संबंध में हमने हैलेट हॉस्पिटल से पत्राचार किया। मजबूरी में मुझे आरटीआई लगानी पड़ी। कोविड रिपोर्ट तो जब हम लाइव पोर्टल में चेक करते हैं तो सैंपल नॉट रिसीव शो कर रहा है। वहीं पूरे मामले पर सीएमओ ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। उसे कुछ भी कह लो, लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े उसमें अगर वो जो चढ़ा रहा था ऑपरेटर, अगर वो पॉजिटिव आ गया था तो दूसरा उसे पूरी ट्रेनिंग देकर दूसरे से काम कराना चाहिए था। ऐसे लोग जिनको मृत प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा होगा तमाम लोगों को उनके साथ। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो ये संज्ञान में लिया कि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, 2 दिन पहले चढ़ा, बाद में चढ़ा, लेकिन वो सब इसीलिए तो कहा गया कि वे सारी उस पर चढ़ जाएं ताकि अगर किसी को कोई वो हो तो उसे परेशानी ना हो। स्वास्थ्य विभाग इस तरह के मामलों पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन फिर उनका दर्द कौन समझेगा जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। पहले इलाज के लिए चक्कर काटे और अब मौत के बाद प्रमाण पत्र के लिए। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 कानपुर। डॉक्टर्स को हम धरती का भगवान कहते हैं। कोरोना काल में हमने देखा हजारों डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगी बचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में नजर आ रहा है। कानपुर की ही एक और बात आपको बता दें, जैसे ही अनलॉक की शुरुआत हुई, अनलॉक का दूसरा दिन है, कानपुर में तमाम व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई और इसी के साथ शुरू हो गई लोगों की लापरवाही। बाजार खुले, दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ नजर आने लगी और न सिर्फ भीड़ बल्कि मास्क भी बड़ी संख्या में लोगों ने नहीं लगाया हुआ है। यहां तक कि कई पुलिसकर्मी भी दिखे जो बिना मास्क के ही सड़कों पर थे। कानपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी तो शहर को अनलॉक कर दिया गया। तमाम औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गईं, दुकानें खोली जाने लगी, बाजार खोले जाने लगे। इसी बीच लोग बेपरवाह हो गए और लोग झुंडों में बाहर निकलने लगे। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं
वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, उसे पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि एक तरीके से फिर से इस तरीके का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना फिर से लोगों को अपनी जद में लेने लगे और स्थितियां पहले की तरीके हो जाएं कि जो भी दुकान वाले हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देखा यह जा रहा है कि शाम को 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन दुकानें रात में 10 बजे तक खुल रही हैं। इसके अलावा जो ठेले वाले हैं वे भी सड़क पर नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो रात्रि का कर्फ्यू है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते अब पुलिस कमिश्नर ने इस बात का आदेश दिया है कि पुलिस वाले सुनिश्चित करें कि रात में 7 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली ना हो और इसके अलावा कोई भी ठेला सड़क पर नजर ना आए। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। कोई शक नहीं कि व्यावसायिक गतिविधियों का शुरू होना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि नियम का पालन हो। फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।